अगर 1971 के फ्रीडम फाइटर्स की औलादों को कोटा सिस्टम का फायदा नहीं होना, तो क्या रजाकारों की औलादों को कोटा सिस्टम का फायदा होना है? क्यों बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बांग्लादेश में गाली समझे जाने वाला लफ्ज रजाकार इस्तेमाल किया? कर्फ्यू और आर्मी कंट्रोल में होने के बावजूद क्यों बांग्लादेश के बड़े शहरों ढाका, चिटागांग, राजशाही, सहलट, रांगपुर, गाजीपुर, बोगरा, इन तमाम शहरों में क्यों ये नारा लग रहा है, तू कई अमी कई रजाकार रजाकार, की बोलचे सराचार सराचार। यानी तू कौन रजाकार, मैं कौन रजाकार, कौन कह रहा है ये हमें रजाकार? डिक्टेटर डिक्टेटर। क्यों ये नारे लग रहे हैं? 15 से जायद हलाकतें होने के बावजूद एहतजाज थम नहीं रहा। क्या है ये कोटा सिस्टम? और सबसे बढ़कर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स 71 से पहले पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर्स का भी तख्ता पलट चुके हैं और 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश की डिक्टेटरशिप्स को भी शिकस्त दे चुके हैं। तो क्या अब की बार शेख हसीना की 16 साल की डिक्टेटरशिप शिकस्त खाने जा रही है इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के हाथों? आज हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। कोई शक नहीं कि शेख हसीना की 16 साल डिक्टेटरशिप में 2008 से लेकर 24 तक अगर मैक्रो लेवल की मईशत की बात की जाए तो इसमें तरक्की नजर आती है। मैक्रो मईशत से मुराद, जिस तरह हम रोड्स और ब्रिजेस की मिसाल लें, 2005 में बांग्लादेश में रोड्स 50,000 किलोमीटर तक थे और फिर 2021 में ये 90,000 किलोमीटर तक पहुंचा दिए गए। 5 एयरपोर्ट्स थे शेख हसीना के दौर से पहले इंटरनेशनल, अब ये 10 एयरपोर्ट्स बांग्लादेश में बन चुके हैं। बिजली जो थी 2005 में 50% बांग्लादेश तक थी, शेख हसीना के दौर में 2021 तक 90% बांग्लादेश में बिजली पहुंचा दी गई। पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें, 2005 में ये 40% थी, 2021 में कम होकर 25% रह गई। बांग्लादेश की जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 2023 में 6% के लगभग थी और इसमें जो पर कैपिटा इनकम था, यानी फीकस जो आमदनी है, वो $2,520 से ज्यादा थी। ये फीकस आमदनी पाकिस्तान और इंडिया से भी अच्छी है, बल्कि साउथ एशिया में सबसे अच्छी फीकस आमदनी मानी जाती है। लेकिन ये जो तरक्की हमें दिखाई दे रही है मैक्रो लेवल की, इसके पीछे असल में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है शेख हसीना के दौर की। क्योंकि शेख हसीना के दौर में जो गारमेंट एक्सपोर्ट हुआ बांग्लादेश से, इससे एक्सपोर्ट्स की मद में जो बांग्लादेश को तरक्की मिली, इस एक्सपोर्ट्स की जो बांग्लादेश में फैक्ट्रीज हैं, यहाँ लेबर बहुत ज्यादा चीप है, इसीलिए बांग्लादेश को पैराडाइज ऑफ चीप लेबर कहा जाता है, जहाँ मजबूर गरीब औरतें काम करती हैं, जिनको बहुत कम वेजेस दी जाती हैं, इनकी सिक्योरिटी का भी कोई हाल नहीं होता, डरबों की तरह के कमरों में रहकर इनसे 12, 13, 14 घंटे, कई फैक्ट्रियों में 16 घंटे काम कराया जाता है, बिल्कुल बहुत कम वेज दी जाती है। इस बुनियाद पर यह तरक्की हुई। जाहिर बात है ऐसी तरक्की की उम्र ज्यादा नहीं होती। यही वजह है कि अब गुज़श्ता 1.5-2 साल से बांग्लादेश के जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो भी खराब हो रहे हैं मईशत के। जैसे इन्फ्लेशन 9.7 तक पहुंच गया है। बांग्लादेश को पिछले साल ही IMF से 4.7 बिलियन का लोन लेना पड़ा था। इसी तरह 1,80,00,000 ऐसे यंग अफराद हैं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं है। 1,80,00,000 लोगों के पास। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अपना फिगर है कि जो 40% यूथ है बांग्लादेश की, इसके पास ना ही जॉब्स हैं और ना ही इनको कोई हुनर दिया जा रहा है, हुनर सिखाया जा रहा है, जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। बांग्लादेश के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक जो सिविल सर्विस हर साल 3,000 जॉब्स निकलती हैं, उसके लिए 4 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स
इन मुकाबलों में उतरते हैं सिर्फ 3,000 जॉब्स के लिए। 2022 में 19% के लगभग जो अफराद थे वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं। ये बांग्लादेश का सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ये कहता है कि 19% से ज्यादा बांग्लादेशी गुर्बत की लाइन से भी नीचे हैं। अब ये वो सूरत हाल है जो आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही है। और ये इस नुक्ते तक क्यों आई, ये कोटा सिस्टम एग्जैक्ट क्या था और अब बात कोटा सिस्टम से कैसे आगे बढ़ गई है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन मुख्तसर बिल्कुल ब्रीफ शॉर्ट तौर पर यह भी समझ लें कि बांग्लादेश में शेख हसीना की 16 साल की आमरीत ही वाहिद मिसाल नहीं है। बांग्लादेश में अगर देखा जाए कभी भी सही तरह हम इसको डेमोक्रेटिक रूल नहीं कह सकते। बांग्लादेश में बड़ी हलचल रही है शुरू से। अगर हम बिल्कुल शॉर्टली 1-2 मिनट में ओवरव्यू करें कि जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ और शेख मुजीबुर रहमान जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बांग्लादेश के 13 जनवरी 1972 को, उसके बाद ही बांग्लादेश में शेख मुजीब जिस तरह का मजीबवाद इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी उनका एक आइडियोलॉजी थी कि सोशलिज्म प्लस बंगाली नेशनलिज्म और जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करना, सरमायादारी निज़ाम को कंट्रोल करे, स्टेट कंट्रोल करे। इससे हुआ क्या कि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन फैलना शुरू हो गई। खुद शेख मुजीब के ख़ानदान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए, एहतजाज शुरू हो गए बड़े पैमाने पर। जैसे 1974 में ही पॉलिटिकल वायलेंस में 3,000 अफराद हलाक हुए। शेख मुजीब के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब शेख मुजीब क्या करते हैं कि वो 1975 में वन पार्टी रूल की तरफ जाते हैं। 25 जनवरी 1975 को एक कानून मंजूर किया जाता है जिसके तहत पावर जो हैं वो प्रेसिडेंट को दी जाती हैं और शेख मुजीब खुद प्राइम मिनिस्टर से अब प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इसके साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है जिसके तहत सिर्फ एक पार्टी को, बांग्लादेश वर्कर पीजेंट्स पीपल्स लीग, जिसे बाक्सल भी कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी खुद शेख मुजीब की अवामी लीग थी, इसके अलावा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया जाता है। अब शेख मुजीब के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर मिलिट्री कू होता है। इस मिलिट्री कू में 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद को, उनकी 2 बेटियों के अलावा जिनमें शेख हसीना भी शामिल थी, इनके अलावा पूरे ख़ानदान को हलाक कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर इस अफरा तफरी के बाद 1977 में जनरल ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के सदर बनते हैं। ज़ियाउर रहमान भी 1981 में चिटागोंग में हलाक कर दिए जाते हैं। मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंजूर क़यादत करते हैं इस कू की और जनरल ज़ियाउर रहमान को हलाक कर दिया जाता है। हसल बसल के बाद 19 मार्च 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद बांग्लादेश की कमांड एंड कंट्रोल संभालते हैं और 1982 से लेकर 1990 तक ये अपनी जातीय पार्टी बनाकर और बांग्लादेश में इस्लामी निज़ाम लाने की बातें करके कि बांग्लादेश में इस्लामी निज़ाम लाया जाएगा, ये कहकर ये 1990 तक हुकूमत करते रहते हैं। फिर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होते हैं। प्रोटेस्ट के बाद फिर दिखावे की जमहूरियत बहाल की जाती है और 1991 में इलेक्शन होते हैं जिसमें खालिदा ज़िया जो विडो हैं ज़ियाउर रहमान की, वो इसमें कामयाब होती हैं। 1991 के इलेक्शन में बाकी जमातें कहती हैं कि धांधली हुई। 1996 में फिर इलेक्शन होते हैं और इसमें एक मरतबा फिर जो खालिदा ज़िया है वो भारी मार्जिन से कामयाब होती हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज इन इलेक्शंस का भी बड़ा एहतजाज करती हैं। और फिर इसी साल 1996 में फिर इलेक्शन होते हैं और इसमें इन इलेक्शंस में अब अवामी लीग जो है, शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना कामयाब होती हैं 1996 के इलेक्शंस में। इनको अब इन इलेक्शंस को अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी नहीं मानती, यानी खालिदा ज़िया की पार्टी नहीं मानती। अक्टूबर 2001 में फिर इलेक्शन होते हैं, खालिदा ज़िया इलेक्शन जीतती हैं। इन इलेक्शंस को अब अवामी लीग नहीं मानती, कहती है धांधली हुई है। अब 2006 में मशहूर ज़माना जो बांग्लादेशी मॉडल है, यानी बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की अदलिया, ये इंटरवीन कर कर कमांड एंड कंट्रोल संभालती है बांग्लादेश का। और जो सदर हैं लाजुद्दीन अहमद, ये वहाँ के सदर बनते हैं। असल में ये एस्टेब्लिशमेंट, बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट आर्मी और अदलिया एक सेटअप लाती है। ये सेटअप 2008 के आखिर तक चलता है और फिर 29 दिसंबर 2008 को इलेक्शन होते हैं जिसमें अवामी लीग शेख हसीना की भारी मार्जिन से कामयाब होती है। 300 सीटों में से 230 सीटें लेती है। ये इलेक्शंस 2008 के, उसके बाद
2014 में इलेक्शन हुए, 2018 में हुए और अब 2024 में हुए। इन तमाम इलेक्शंस में, यानी 16 साल में तमाम इलेक्शंस में शेख हसीना भरपूर धांधली कर कर बार बार जीतती हैं, अपोजिशन को सप्रेस करती हैं, मुकदमात बनाती हैं, जेलों में डालती हैं। जो बड़ी अपोजिशन की पार्टीज हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, बाएं बाजू की लेफ्टिस्ट पार्टीज, उनको काम ही नहीं करने दिया जाता। तो यूं 16 साल शेख हसीना का ये रूल है जो अब तक चल रहा है, लेकिन अब डगमगाना शुरू हो गया है एक लिहाज से देखा जाए तो ये ब्रीफ ओवरव्यू का मतलब था कि बांग्लादेश कभी डेमोक्रेटिक सही मायनों में रहा भी नहीं। शेख मुजीब के दौर से लेकर अब तक वहां पर जमहूरियत नाम की होती है, असल में वहां पर भी धांधली और धांधली ज़्यादा इंतखाबात, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल की कोशिश की जाती है। शेख हसीना इसकी अभी ताज़ा मिसाल है, जो 16 साल से अपनी आमरीत कायम रखे हुए हैं। अब शेख हसीना की हुकूमत क्यों खतरे में आ गई है? शेख हसीना की 16 साल आमरीत को क्या बड़ा खतरा आ गया है? असल में बांग्लादेश में एक बहुत अनफेयर, बहुत गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम है, जिसके तहत 56% जो सरकारी जॉब्स होती हैं वो कोटे के तहत दी जाती हैं, 44% जॉब्स मेरिट पर मिलती हैं। इस जो 56% कोटा होता है, इसमें 30% कोटा होता है जो फ्रीडम फाइटर्स रहे बांग्लादेश के, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुक्ति बहानी में रहे, या किसी भी तरह की उन्होंने स्ट्रगल की बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। उनके ये बेटों को, उनके पोतों को, उनकी औलादों को मिलता है 30%। 10% वुमेन को कोटा मिलता है। 10% कोटा जो पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स है बांग्लादेश के उनके लिए, 5% जो एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, 1% जो है जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, माजूर अफराद होते हैं उनके लिए। तो यूं ये 56% कोटा बनता है और 44% मेरिट। अब इस पर जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं, बाशऊर स्टूडेंट्स हैं, वो एहतजाज करते आए हैं कि अब ये कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अब 1971 की जो जंग लड़ी गई है, जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, उनकी जो औलादे हैं उनको जो मिलना था मिल गया है, अब मेरिट पर बात करनी चाहिए। अब इसको काफ़ी अरसा गुजर चुका है 1971 की वार को। तो इस दबाव के तहत शेख हसीना ने एक चाल चली 2018 में। उन्होंने कोटा सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म कर दिया 2018 में, और कहा कि ये जो सरकारी जॉब्स का ग्रेड 8 से लेकर 13 तक की जॉब्स होंगी उनमें अब कोटा सिस्टम नहीं होगा। लेकिन चूंकि बांग्लादेश की जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो शेख हसीना ने बिल्कुल सप्रेस की हुई हैं, उनको अपने अंडर रखा हुआ है। वहाँ की अदालतें भी शेख हसीना के कहने पर ही फैसला करती हैं। तो बांग्लादेश की हाई कोर्ट एक फैसला करती है 5 जून 2024 को, और हाई कोर्ट ये फैसले में कहती है कि कोटा सिस्टम रिस्टोर किया जाता है। 56% कोटा सिस्टम और 30% जो फ्रीडम फाइटर्स की औलादों के लिए कोटा है वो बहाल कर देती है हाई कोर्ट। और 5 जून 2024 हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टूडेंट्स भरपूर एहतजाज करते हैं कि ये कोटा सिस्टम क्यों बहाल कर दिया गया है। शेख हसीना के इशारे पर शेख हसीना इस पर बयान देती हैं कि कोटा सिस्टम का फ़ायदा अगर फ्रीडम फाइटर्स की औलादों को नहीं होना तो क्या रज़ाकारों की औलादों को होना है। असल में ये कोटा सिस्टम शेख मुजीब ने और बाद में ये शेख हसीना ने बनाई इसलिए है कि ताकि अपनी हामी क्लास एक पैदा की जाए, 56% लोगों को जॉब्स देकर अपनी पार्टी में रखा जाए, पार्टी का कैडर के तौर पर यूज़ किया जाए, सरकारी लोगों को, सरकारी मुलाजमतों को, ओहदेदारों को अपनी पार्टी के लिए काम करने पर इनको मजबूर किया जाए। ये कोटा सिस्टम अवामी लीग अपनी सियासी ताकत के लिए इस्तेमाल करती है। अब जब स्टूडेंट्स का प्रेशर बढ़ा, एहतजाज प्रोटेस्ट में मज़ीद इजाफा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट, जो बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट है, ये भी खैर शेख हसीना के इशारे पर काम करती है, इसकी तरफ से 21 जुलाई को एक फैसला आता है, और ये फैसले में कहा जाता है कि अब 93% जो सरकारी जॉब्स होंगी ये मेरिट पर होंगी। सिर्फ 7% कोटा सिस्टम होगा। इस 7% में से 5% कोटा होगा जो फ्रीडम फाइटर्स की औलादें हैं उनके लिए, 1% एथनिक मिनॉरिटीज के लिए, और 1% जो डिसेबल्ड या माजूर अफराद हैं उनके लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद जो बांग्लादेश के प्रोटेस्ट हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अब कोटा सिस्टम से बढ़कर इनके मुतालबात हो गए हैं कि हुकूमत ने जो स्टूडेंट्स को हलाक किया, ख़ास तौर पर
जो शेख हसीना ने स्टूडेंट्स को हलाक करवाने के लिए बांग्लादेशी पुलिस का फौज का इस्तेमाल किया, इस सब के साथ साथ जो बांग्लादेश में शेख हसीना ने एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया हुआ है, बांग्लादेश छात्रा लीग, इस छात्रा लीग के गुंडों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को हलाक किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हुकूमत मुस्तफ़ी हो, जमहूरियत बहाल की जाए, सही मायनों में इलेक्शंस हो। अब ये मुतालबात इस तरफ जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की हैं वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हैं, वो वाज़े तौर पर आगे लीड करती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बांग्लादेश की एक हिस्ट्री रही है कि बांग्लादेश में स्टूडेंट जब किसी इरिटेशन का, प्रोटेस्ट का आगाज़ करते हैं तो वो बहुत बड़ी फिर तहरीक बन जाती है। चाहे पाकिस्तान 71 से पहले पाकिस्तान की मिसालें हों, लैंग्वेज पर प्रोटेस्ट हो, अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, जमहूरियत के लिए प्रोटेस्ट हो, या बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, प्रेसिडेंट अरशाद के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, या उसके बाद फिर खालिदा ज़िया के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, या शेख हसीना के खिलाफ अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हो। बहुत उम्मीद की जा रही है कि शायद बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट के बायस शेख हसीना का जो 16 साल की डिक्टेटरशिप है ये ख़त्म हो जाए, शेख हसीना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और बांग्लादेश को शायद इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बायस जमहूरियत मिल जाए। तो हमारी नज़र बनी रहेगी बांग्लादेश की सूरत हाल पर। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट जारी हैं इन पर हमने आज आपके सामने ये वीलॉग पेश किया, इसका कॉन्टेक्स्ट पेश करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।